हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद द पैरामोटी सर्विसेज से। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए। वैसे तो हर वीडियो स्पेशली बनाती हूँ, ऑलमोस्ट लोगों को बहुत हेल्पफुल होती है। तो आज की वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए कि कौन सा बेस्ट तरीका है कनाडा में जाके सेटलमेंट का, मतलब कौन सा बेस्ट है, जो ऑप्शंस आपके लिए हैं कि आप कैसे कैसे जा सकते हो, ठीक है, कैसे जाके आपको सेटलमेंट मिल सकती है। तो इन चीज़ों के लिए है, और ये जो जितने भी तरीके टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के बजट्स पे, मतलब आप लोगों का बजट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस हिसाब से होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर सुनना। सबसे पहली बात आती है बंदे का ड्रीम है, मैंने कनाडा जाके सेटलमेंट लेनी है। फर्स्ट ऑप्शन आता है विजिटर का, टूरिस्ट वीज़ा का, जिसमें एक्सपेंडिचर बहुत लोवेस्ट लगता है, ठीक है, एप्लीकेशन भी नॉर्मल से चल जाता है, मतलब वीज़ा आ जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बट इसमें क्या होता है कि बंदे का यहाँ से तो एक्सपेंडिचर कम आता है, बट उसको क्या करना है कि यहाँ से जब वीज़ा ले लिया, विजिटर आपको मिल गया, ठीक है, विजिटर के बाद आपको वहाँ पे जाके कन्वर्ट कराना है अपना यही जो वीज़ा है वो आपको आगे जाके, चाहे आप इसको मतलब वहाँ पे जाके वर्क में कन्वर्ट कराओ, चाहे आप इसको लाइक डायरेक्टली पीएनपी या कुछ भी लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपका स्कोर मैट होना चाहिए यहाँ की एप्लीकेशन के हिसाब से, तब कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट में भी कन्वर्ट करा सकते हो, तो ये ऑप्शंस मिल जाती है। फिर जब कन्वर्जन हो जाता है, जब फर्स्ट टाइम आपका वर्क कन्वर्ट होता है, तो उसमें जो आपको एक टाइम पीरियड मिलता है वो 2 ईयर्स का मिलता है, मतलब 2 साल का आपको टाइम पीरियड मिलता है। तो 2 साल का आपको वो पीरियड मिल गया कि आप वहाँ पे लीगल रह सकते हो। दो सालों में आपको अपनी तैयारी करने का टाइम मिल जाता है कि रेस्ट ऑफ मेरा CRS स्कोर क्या होना चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, कि यही जॉब ओके है, चेंज करना पड़ेगा, आइल्स करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें हैं प्रॉपर आपको वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो बंदा वहाँ पे जाके वर्क परमिट भी ले लेता है ना, तो वो भी लीगली तौर पे अपनी, अगर उसकी वाइफ बच्चे हैं तो उनको बुला सकता है बाय द लॉयर, उनकी एप्लीकेशन करवा के, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन क्या आता है, सेकंड ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट वीज़ा का। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ मैटर करती है वो करती है एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यू हैव रिसेंटली पास आउट द 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, रिसेंट अभी 1 साल पहले पास आउट हुआ, वैसे मिनिमम 2 साल का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, STS कॉलेजेस, उसमें एक्सेप्टेबल है 2 साल का कम से कम। ग्रेजुएशन के बाद हाँ 4-5 साल का चल सकता है, बट +2 के बाद 2 साल का ही आपको जो है गैप एक्सेप्टेबल होता है। तो परसेंटेज है मोर देन 60, मतलब मैं मोर देन 50 तो हूँ, ठीक है, ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस केस में भी आपका वीज़ा आ सकता है। और इस केस में क्या रहता है कि अगर आप STS कॉलेज चूज़ करते हो तो नेचुरल सी बात है, आपके एक्सपेंडिचर्स जो साइड बाय साइड जाते ही जाते हैं, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा मनी है तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर एलिजिबल है तो मैं यही बोलूँ कभी विजिटर ना करें, स्टूडेंट ही करें। अगर एलिजिबल है, बंदे को पता है कि मेरा स्कोर अच्छा है, मेरे परसेंटेज अच्छे हैं, मेरा फंड्स अच्छा है, मैं मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ उतने पैसे, तो यू कैन गो फॉर द स्टडीज़। उसका क्या बेनिफिट है, मतलब एक तरीके से अगर आप स्टडी चले जाते हो स्पेशली इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो 2 साल का परमिट हो जाता है, या डिग्री ली तो 3 साल का, बट लीगली ऑथराइज हाई कमीशन की तरफ से 5 साल आपको मिल जाते हैं, और 5 साल में बंदा PR हो जाता है। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड ऑप्शन रह जाता है, अगर हम यहाँ से करें तो PNP प्रोग्राम्स या PR प्रोग्राम्स, ठीक है। उसमें भी एप्लीकेशन बहुत हाईली क्वालिफाइड चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन भी हो, प्रोफेशन उनका वैसा हो कि जिसमें वहाँ पे जॉब्स के नॉकआउट्स हों, अवेलेबल हों, तब वो बंदा अप्लाई करे। और जो PNP होता है वो 8 महीने तक अप्रॉक्स क्लियर हो जाता है, जो PR होता है वो 18 मंथ्स तक कम से कम चलता है, मतलब 2 साल भी कई बार लग जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से उसमें एक्सपेंडिचर चलो नॉर्मल से आते हैं। तो एक होता है बिजनेस, देन फोर्थ इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा। बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है कि आप लेट्स सपोज आई एम डूइंग अ इमिग्रेशन बिजनेस, but I want to collaborate with the some of their lawyers or some of their company, right, who based in the Canada। तो क्या होगा उसमें मेरे को अपने शेयर्स डालने पड़ेंगे। लेट्स सपोज 100% होता है, 100% में से मेरे को 50% की पार्टनरशिप चाहिए, मेरे को 30% में इन्वेस्ट। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग है तो आपको कई बार वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्टली आपको PR कार्ड भी इशू कर सकती है, डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, देन गो फॉर इट, ठीक है। तो ऐसी ऑप्शंस जो है वो रहती हैं।
तो ये आपको सोचना है अब आप किसके लिए एलिजिबल हो। अगर पैसे कम है तो गो फॉर द विजिटर, पैसे नॉर्मल हैं तो स्टूडेंट पे जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नॉर्मल है बट एप्लीकेशन अच्छा है तो पीआर के लिए भी जा सकते हो। मतलब ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो रहते हैं, बट वी आर डीलिंग अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ विजिटर और स्टूडेंट में मोर ओवर कर रहे हैं। तो आपका जैसे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट कभी फेक नहीं लगाना है कि मतलब कुछ भी आप गलत लगा दो ना। वो ये मैं हर बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि गलत डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। गलत डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाने कभी भी। एक बार लग गए मतलब यू हैव, अगर रिजेक्शन आ गया ना तो डोर क्लोज है। अप्रूवल आ गया तो नेक्स्ट पीआर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप लोगों के सामने है रिजल्ट्स। पहले भी कितने बच्चे स्टूडेंट्स डिपोर्ट हुए ड्यू टू द फेक डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ से कनाडा से। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। इन चीज़ों को देखने के बावजूद प्रॉपर चीज़ों को समझ के ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर कट एप्लीकेशन को लगाना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए किसी चीज़ को लेकर के इन फ्यूचर में भी। जितना क्लियर चलोगे उतनी साफ सुथरी स्मूथ लाइफ चलती है। तो बेटर इज़ दिस। सो बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करना। आने वाले टाइम में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।